हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। अगर हम बात करते हैं पाणिनि की, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। फिर हम बात करते हैं वेद व्यास की, तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। फिर हम बात करते हैं कालिदास की। कालिदास की कुछ रचनाएं, इंपोर्टेंट रचनाएं, जिनमें मेघदूतम, कुमार संभवम और मालविका अग्निमित्रम। और फिर चाणक्य की बात करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते थे। उन्होंने एक रचना की थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक होगी, लेकिन ये बुक थी राजनीति की। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया। अगर हम तुर्कान ए चहलगानी के ऊपर बात करते हैं, तो हमने कई बार ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है तुर्कान ए चहलगानी, कई बार हमें मिलता है चालीसा के तल का गठन किसने किया। तो चालीसा के तल के गठन के बारे में हम बात करते हैं, तो ये किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट हमारे पास शासक होता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और सेकंड शासक था हमारा इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इल्तुतमिश ने बनाई थी, और दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान की उपाधि भी इल्तुतमिश ने ली थी। इल्तुतमिश ने जितल और टका दो मुद्राओं का प्रचलन किया था, और मुद्रा के ऊपर नाम खुदवाने का, जो टकसाल थी उसका नाम खुदवाने का प्रचलन भी इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे हम जानते हैं, वो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया। तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, तो नाम देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया, शुरू करवाया था। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और पांचवी मंजिल अगर बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ये क्वेश्चन हमने ध्यान में रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुरंदर की संधि कब हुई। अगर हम बात करते हैं पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और सीधा सीधा देखें तो जयसिंह के बीच में होती है, लेकिन पीछे से जयसिंह के पीछे से हाथ था औरंगजेब का। औरंगजेब के बीच में भी आ जाती है शिवाजी, और औरंगजेब के बीच में भी, या जयसिंह के बीच में भी आ जाती है। शिवाजी महाराज ने 1664 में जब सूरत के किले को लूटा और वहां से 1 करोड़ की धनराशि लूट ली थी, तब औरंगजेब ने जो ये आमेर के राजा कछवाहा वंश के जयसिंह थे, इनको भेजा था वहां पे। जयसिंह ने वहां पे जाने के बाद जो आमेर के जो राजा जयसिंह थे, उन्होंने बीजापुर के शासक के साथ मिलकर पुरंदर के किले को घेर लिया, जिस किले के अंदर शिवाजी महाराज थे। आमेर के जो राजा जयसिंह थे, इन्होंने एक सेना को तो जो शिवाजी महाराज का क्षेत्र था वहां पे लूटपाट करने के लिए भेज दिया, और एक सेना ने किले को घेर लिया था। इस वजह से सेना के ऊपर लूटपाट ना हो, सेना अपनी जो जनसंख्या उसके ऊपर ज्यादा लूटपाट ना हो, वो ज्यादा न मरे, इस वजह से शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि कर ली, जो 1665 में होती है। किस किस के बीच में बताई हमने, जयसिंह के बीच में और शिवाजी महाराज के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि। इस संधि की शर्तें कुछ ऐसी थी। शिवाजी महाराज ने 35 किले अब तक जीत लिए थे। उन 35 किलों में से शिवाजी महाराज ने 23 किले जयसिंह को दे दिए थे, और जयसिंह ने बदले में शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी दे दी थी। तो हमारा 1665 करेक्ट आंसर रहेगा। 1627 की अगर हम बात करते हैं, तो 1627 में तो शिवाजी महाराज का जन्म होता है। 1674 की बात करते हैं, तो शिवाजी महाराज का 1674 में राज्याभिषेक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इबादत खाने की स्थापना कब हुई। अगर हम बात करते हैं इबादत खाने की, तो इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर ने की थी। आगरा में इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाना था क्या, एक बड़ा सारा हॉल बनाया हुआ था। इसके अंदर 1575 में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो बैठकर डिस्कस करते थे अपने धर्म के ऊपर ये बड़ी बड़ी चर्चाएं करते थे 1575 में। 1575 से लेके 78 तक मुस्लिम समुदाय इस इबादत खाने के अंदर जाता और अपने धर्म के ऊपर चर्चा करता था। 78 में अकबर ने ये सभी धर्मों के इबादत खाना जो है सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। 75 से 78 तक 3 साल तक तो इस्लाम धर्म ने इसके ऊपर काम किया। 78 में फिर ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 79 जब आता है 1579, तब ये इबादत खाने के अंदर
तो 1575 से 78 तक तो 3 साल तक तो मुस्लिम कम्युनिटी ने इसके ऊपर काम किया। 78 में सभी धर्मों ने इसके ऊपर काम किया। 79 आते आते सभी धर्मों के अंदर लड़ाई झगड़ा तो धूम में बहस इतनी बढ़ गई कि अकबर ने 79 में इबादत खाने में एक मजहर नामक मजहर घोषणा पत्र जारी कर दिया कि इसके अंदर क्या था, मजहर के अंदर कि मजहर जो लास्ट जो फरमान होगा वो बादशाह का होगा, यानी अकबर का होगा। सभी धर्म बैठ के यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन लास्ट फरमान किसका होगा, बादशाह का होगा। इस इबादत खाने के अंदर जो पढ़े लिखे लोग होते थे सभी धर्मों के वो जाते थे। हमारे हिंदू धर्म के अंदर देवी और पुरुषोत्तम दो पढ़े लिखे जो इंटेलिजेंट आदमी थे वो इबादत खाने के अंदर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम पेशवा कौन था। अगर हम बात करते हैं पेशवा, तो पेशवा पद की स्थापना तो शिवाजी ने ही कर दी थी, लेकिन इसके बाद अगर इन पेशवाओं में से हम नाम में से देखें तो जो शिवाजी महाराज जो उनका पोता होता था साहू जी ने औरंगजेब की कैद से निकलने के बाद प्रथम पेशवा जो बनाया था वो बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, प्रथम पेशवा कौन था, तो प्रथम पेशवा हमारा था बालाजी विश्वनाथ। फिर हम बात करते हैं सेकंड पेशवा की, तो सेकंड पेशवा हमारा था बाजीराव। थर्ड पेशवा था बालाजी बाजीराव। अब इन नाम से आप देखो कुछ सीखने को मिलता है। पहला जो पेशवा है वो बालाजी विश्वनाथ, दूसरा पेशवा है बाजीराव, तीसरा जो पेशवा बनता है वो इन दोनों के नाम को जोड़कर अपना नाम बना लेता है, यानी अपने पापा का और अपने दादा का नाम साथ लेके एक। तो तीसरा जो पेशवा उन्होंने एक नया नाम रख दिया बालाजी बाजीराव। जो बालाजी बाजीराव जो थे इन्होंने इनकी मृत्यु 1761 में पानीपत के युद्ध के बाद हुई। इन्होंने पानीपत का ये युद्ध है ये पानीपत के युद्ध का दर्द सहन नहीं कर पाए और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जो पेशवा बना था वो माधवराव बना था। ये तीनों जो पेशवा हैं ये इम्पोर्टेंट पेशवा हैं। इनके बाद था माधवराव के बाद कोई भी शक्तिशाली पेशवा नहीं बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का अन्य क्या नाम था। ये क्वेश्चन हमें दिखने में इतना इजी दिख रहा है कि ये क्या क्वेश्चन लेके आई है मैडम, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जेबीटी का मेवात का पेपर हुआ होगा, आप सबको पता है, वहां पे ये क्वेश्चन डला हुआ था। ऐसे कैसे सेम यही कॉपी प्रश्न वहां पे आया हुआ था कि महाभारत का अन्य नाम क्या था। तो महाभारत का अन्य नाम में हमें ये लगता बिल्कुल इजी है, लेकिन पेपर का प्रेशर हमारे ऊपर इतना होता है कि आते आते जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे साथ गलत हो जाते हैं। इसमें महाभारत का कई बच्चों ने नाम करेक्ट किया था भगवत गीता रामायण, लेकिन नहीं, महाभारत का जो अन्य नाम था वो था जय संहिता। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्याग की घटना को क्या कहलाते हैं। तो महात्मा बुद्ध का कई बार हमारे से क्वेश्चन बिल्कुल इजी से ऐसे पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया और इनकी वाइफ का नाम होता था सुद्धोधरा और इनके बेटे का नाम था राहुल। इन्होंने जब ग्रह त्याग किया था तो ग्रह त्याग की जो प्रोसेस थी उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, और जब इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था उस प्रोसेस को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध ने जब पहला संदेश दिया था उस प्रक्रिया को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि प्राचीन नाम क्या था, नया नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या था। नदियों से के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो प्राचीन नाम में हम देखते हैं अस्कनी नदी जो है तो हम बात करते हैं अस्कनी नदी की। अस्कनी नदी जो अपनी जो चेनाब नदी है उसको बोलते थे अस्कनी नदी, ठीक है। फिर विपाशा यानी व्यास नदी, वितस्ता ये लिखने में गलत हुआ है, वितस्ता नदी है ये, वितस्ता को बोलते थे झेलम। और परुष्णी जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है परुष्णी, रावी नदी को परुष्णी नदी बोलते थे, अस्कनी को क्या बोलते थे चेनाब, विपाशा को व्यास, वितस्ता को झेलम और रावी को परुष्णी। और एक नदी होती थी कोमल, उसको बोलते थे गोमती नदी। अब हमारा क्वेश्चन है आर्य लोग निम्न में से किन परिधानों को धारण करते थे। हम आर्य लोगों की वेशभूषा पर परिधान पर जाते हैं तो आर्य लोग एक वस्त्र धारण करते थे नीवी का मतलब था जो कमर से नीचे जो वस्त्र डाला जाता था उसको बोलते थे नीवी। फिर है वासस, जो कमर से ऊपर जो वस्त्र डाला जाता था उसको बोलते थे आर्य लोग वासस। फिर है अधिवासस,
जो कपड़े के ऊपर कपड़ा जो डाला जाता था उसको आर्य लोग बोलते थे अधिवासस। अधिवासस यानी हमारी चद्दर है, शाल है, दुशाला है, इस प्रकार का जो वस्त्र होता था उसको बोलते थे अधिवासस। फिर है पगड़ी, तो आर्य लोग पगड़ी का भी प्रयोग करते थे, अधिवासस का भी, वासस का भी, नेवी का भी। ये हमारे से गलत टाइपिस्ट हुआ है, इसमें ऑप्शन आएगा ये सभी, पगड़ी की जगह पर ऑप्शन होना चाहिए ये सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर ये सभी होता है, नेवी भी, वासस भी, अधिवासस भी, पगड़ी भी, ये सभी होते हैं। अब हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तब 483 ईसा पूर्व में। फिर सेकंड जो बौद्ध संगीति होती है हमारी वो होती है 383 ईसा पूर्व में। फिर थर्ड होती है 250 से 251 ईसा पूर्व में। फोर्थ जो बौद्ध संगीति होती है वो होती है हमारी पहली सदी में। फिर कई बार हमारे से ऐसे पूछ लेते हैं कि ये प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो किसने कराई, सेकंड है वो किसने कराई, थर्ड किसने कराई। तो हम पहली बौद्ध संगीति की ऊपर बात करते हैं। 483 में प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु ने करवाई। दूसरी 383 में है ये कालाशोक ने करवाई थी, और तीसरी जो है ये अशोक ने करवाई थी, और चौथी जो है ये है कनिष्क ने करवाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाई? तो हम बात करते हैं ये जो हमारे ऑप्शन है इनके ऊपर, ये जो शासक हैं, ये जो तीनों ऊपर वाले जो शासक हैं ये है हर्यक वंश के। हमारे इतिहास में हर्यक वंश या पितृहंता वंश है, बहुत इंपॉर्टेंट वंश है। इसमें जो पहला जो शासक होता है वो होता है बिंबिसार। फर्स्ट शासक जो है बिंबिसार, फिर है अजातशत्रु और फिर है उदयन। इनको पितृहंता वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सब ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी इन्होंने छीनी थी। तो पहला जो शासक था बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। अजातशत्रु और बिंबिसार की जो राजधानी थी वो थी राजगृह, और उदयन ने जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और ये जो स्थापना हुई थी ये मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुई थी 1885 में। अपने पूरे भारत देश से 72 आदमी जो पढ़े लिखे जो इंटेलिजेंट आदमी थे इन्होंने वहां पर जाके कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है मुंबई में। 1886 की अगर बात करते हैं तो 1886 में होता है कलकत्ता में। 87 में हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं 1885 में मुंबई में स्थापना कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन था। 86 में कलकत्ता में, और फिर 87 में इलाहाबाद में, और 88 में जो अधिवेशन हुआ था वो 87 में मद्रास में, 88 में इलाहाबाद में। पहले जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो चंद्र बनर्जी बने थे। 86 में जो बने थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे, और 87 में जो अध्यक्ष बने थे वो बद्रुनाथ तैयब जी बने थे, और 88 में जो अध्यक्ष बने थे वो जॉर्ज सूल बने थे। तो ये हमने देखे कांग्रेस के कुछ अधिवेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राजनीति के पिता में कौन थे? तो भारत की राजनीति के पिता के ऊपर हम बात करते हैं तो भारत की राजनीति के पिता थे दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटेन की संसद में बैठने वाले पहले मेंबर थे, और इन्होंने भारतीयों की इनकम भी काउंट करने वाले ये पहले भारतीय थे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक बुक लिखी थी द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इन्होंने बताया था कि भारत का जो धन है वो कैसे एक नाली की तरह बह के जा रहा है ब्रिटेन तक। तो फिर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो दूसरा जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर ये अध्यक्ष भी बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन राजा राम मोहन राय जो है इस समाज के ऊपर ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाए थे, क्योंकि 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इनको राजा राम मोहन राय को लंदन भेज दिया गया था, और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल नामक जगह पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। फिर इस ब्रह्म समाज की देखरेख आगे संभालने का काम किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर के बाद इस पे काम किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को इसका आचार्य, ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया, और केशव चंद्र सेन ने
मद्रास और मुंबई की यात्राएं की और जगह जगह पर जाकर ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का जो है काम किया था। जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र में जब यात्रा करते हैं तो इनके विचारों से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना पहले किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही जीके के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।